क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार का तोड़ निकालना शुरू कर दिया है? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि नीतीश की राजनीतिक विरासत पर दावा ठोकने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने उसी नालंदा से बिगुल फूंका है जिसे नीतीश की सियासत का गढ़ माना जाता है। तो क्या कुशवाहा ये दावा सिर्फ उनकी अपनी सियासी महत्वाकांक्षा है या फिर इसके पीछे बीजेपी का कोई बड़ा पावर बैलेंस गेम है? क्या नीतीश के बाद किसी एक कद्दावर चेहरे को उभरने से रोकने की रणनीति तैयार हो रही है? और अगर ऐसा है तो उपेंद्र कुशवाहा को आगे करने के पीछे आखिर किसकी सियासत है? और आज इसी सवाल की तह तक हम जाएंगे। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं कि नीतीश कुमार के बाद कौन, सवाल इससे भी बड़ा है, क्या नीतीश कुमार के रहते ही उनकी राजनीतिक विरासत पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है? और अगर ये लड़ाई शुरू हुई है तो क्या इस पूरी कहानी में बीजेपी की कोई लंबी रणनीति भी छिपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार का राजनीतिक तोड़ निकालना शुरू कर दिया है? क्योंकि कहानी में किरदार कई हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, दूसरी तरफ बीजेपी है, तीसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं जो कभी नीतीश के बेहद करीब रहे, फिर अलग हुए और अब एनडीए के साथी हैं। और चौथा नाम अचानक तेजी से चर्चा में आया, निशांत कुमार। यानी नीतीश की विरासत की लड़ाई अब सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं दिख रही, इसमें जातीय समीकरण है, एनडीए का पावर बैलेंस है, जेडीयू का भविष्य है और नीतीश के बाद बिहार में कौन नैरेटिव सेट करेगा इसका सवाल भी है। सबसे पहले उस बयान को समझिए जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया। 20 अगस्त को नालंदा के राजगीर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही। कुशवाहा का तर्क था कि नीतीश ने बिहार की राजनीति में एक बड़ी विरासत बनाई है और अब सवाल है कि उस विरासत को आगे कौन ले जाएगा। और यहीं से बिहार की राजनीति में नया सवाल पैदा हुआ। अब सवाल बीजेपी और मोदी शाह पर भी है। क्या उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं या बीजेपी को भी इसमें अपना फायदा दिखाई देता है? और यहां बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल है। क्या बीजेपी चाहती है कि एक नया नीतीश पैदा ही ना हो? यहीं से एक राजनीतिक थ्योरी जन्म लेती है। क्या बीजेपी अब ऐसा कोई क्षेत्रीय नेता नहीं चाहती जिसकी ताकत इतनी ज्यादा हो जाए कि एक समय के बाद वही बीजेपी की मजबूरी बन जाए, जैसे नीतीश कुमार अभी तक दिखते रहे हैं? क्योंकि राजनीति का इतिहास बताता है गठबंधन में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सीटें नहीं होती बल्कि नेतृत्व की स्वीकार करना भी होता है। और नीतीश कुमार के पास यही ताकत रही है। वो बीजेपी के साथ भी गए, बीजेपी से अलग भी हुए, आरजेडी के साथ भी सरकार बनाई, फिर बीजेपी के साथ लौटे। यानी उनकी अपनी राजनीतिक हैसियत इतनी बड़ी थी कि बिहार में सत्ता का समीकरण कई बार उनके फैसले से तय हुआ। बीजेपी शायद भविष्य में ऐसा समीकरण दोहराना नहीं चाहेगी। लेकिन सवाल है, अगर नीतीश के बाद ऐसा नेता पैदा ना होने देना हो तो रास्ता क्या है? एक रास्ता है सत्ता और संगठन का विस्तार, दूसरा रास्ता अलग अलग सामाजिक समूहों में अपने चेहरे खड़े करना और तीसरा रास्ता नीतीश के सामाजिक राजनीतिक स्पेस में कई दावेदार पैदा कर देना। और यही उपेंद्र कुशवाहा का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों? क्योंकि उनकी राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसी सामाजिक समीकरण से जुड़ा रहा है जिसे नीतीश ने लंबे समय तक साधा।
कुर्मी कुशवाहा यानी लव कुश समीकरण। नीतीश इस समीकरण के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों में रहे। कुशवाहा उसी सामाजिक स्पेस में अपना दावा पेश कर सकते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कुशवाहा का अपना राजनीतिक आधार नीतीश जितना व्यापक नहीं है। इसलिए उनकी असली भूमिका शायद सिर्फ मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं है, बल्कि सवाल यह हो सकता है कि क्या वो नीतीश के राजनीतिक नैरेटिव के एक हिस्से के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। यानी नीतीश का नाम, नीतीश की राजनीति, पिछड़े वर्गों की राजनीति, सुशासन की राजनीति और लव कुश समीकरण, इन सबको एक नए राजनीतिक प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश अगर ऐसा है तो कुशवाहा का बयान अचानक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कहानी में सम्राट चौधरी और निशांत भी हैं, याद रखना चाहिए। अब तस्वीर में दो और चेहरे आते हैं। पहला सम्राट चौधरी, बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरे और बिहार सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दूसरा निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, और यही वो जगह है जहां राजनीति और परिवार का सवाल आपस में टकराता है। जेडीयू की तरफ से निशांत को लेकर संकेत सामने आए हैं और कुशवाहा के बयान के बाद पार्टी के नेताओं ने उन्हें जवाब भी दिया है। अब सवाल यह है, अगर नीतीश की विरासत का मतलब सिर्फ विचारधारा और विकास मॉडल है तो उसका उत्तराधिकारी कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर विरासत का मतलब राजनीतिक संगठन, सामाजिक आधार और सत्ता की कमान है तो फिर सवाल बिल्कुल अलग है। क्या वारिस परिवार से आएगा? क्या पार्टी के भीतर से आएगा? या एनडीए के भीतर कोई नया सामाजिक चेहरा उभरेगा? और यही निशांत की एंट्री कहानी बदल देती है। निशांत कुमार की सक्रियता को लेकर भी अब राजनीतिक अटकलें तेज हैं। हाल के दिनों में उनकी सार्वजनिक सक्रियता और नीतीश के साथ उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर चर्चा भी बढ़ी है। अब वापस उस अहम सवाल पर आइए, क्या बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा का इस्तेमाल कर रही है? इसका सीधा जवाब देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि दूसरा पहलू भी है। उपेंद्र कुशवाहा खुद एक अनुभवी राजनेता हैं। उन्हें पता है कि नीतीश के बाद की राजनीति में सबसे बड़ा खाली स्थान कहां बन सकता है, और उन्होंने उसी खाली स्थान पर अपना झंडा गाड़ने की कोशिश की है। यानी ये जरूरी नहीं कि कोई उन्हें इस्तेमाल कर रहा हो, यह भी संभव है कि वो खुद भी इस राजनीतिक अवसर का इस्तेमाल कर रहे हों। यही बिहार की राजनीति की खूबसूरती है। यहाँ नेता सिर्फ मोहरे नहीं होते, कई बार मोहरा समझा जाने वाला खिलाड़ी खुद पूरी बिसात बदलने की कोशिश करता है। अब सवाल है, बीजेपी के लिए इसमें फायदा क्या है? फायदा साफ है। अगर नीतीश के बाद जेडीयू का राजनीतिक स्पेस खाली होता है और उस स्पेस में एक नहीं बल्कि कई दावेदार खड़े हो जाते हैं, तो किसी एक नेता के पास पूरी ताकत नहीं जाती। एक तरफ बीजेपी का अपना संगठन, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जैसे ओबीसी चेहरे, तीसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा और दूसरी तरफ जेडीयू का अपना नेतृत्व। अगर भविष्य में निशांत भी राजनीति में आते हैं तो समीकरण और जटिल हो जाएगा। यानी नीतीश के बाद एक नेता बनाम बीजेपी की स्थिति बनने के बजाय कई राजनीतिक केंद्र बन सकते हैं, और यही किसी बड़े गठबंधन में पावर बैलेंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार का तोड़ निकालना शुरू कर दिया है? शायद अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि कोई अंतिम गेम प्लान तैयार हो चुका है, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश के बाद की राजनीति पर मंथन शुरू हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मंथन में अब सिर्फ जेडीयू अकेली पार्टी नहीं है। एनडीए के भीतर भी अलग अलग चेहरे और सामाजिक समीकरण अपनी जगह तलाश रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी तरफ से दावा पेश कर दिया है, जेडीयू ने उसका जवाब दे दिया है, निशांत का नाम चर्चा में है, सम्राट चौधरी का अपना राजनीतिक वजन है, और बीजेपी की नजर निश्चित तौर पर बिहार के अगले पावर बैलेंस पे होगी। तो असली कहानी अभी शुरू हुई है।
असली सवाल है, नीतीश कुमार के बाद बिहार की राजनीति में नीतीश जैसा राजनीतिक प्रभाव किसके पास जाएगा? और अगर बीजेपी ये तय करने की कोशिश कर रही है कि वो प्रभाव किसी एक नेता के पास ना जाकर कई हिस्सों में बटे, तो उपेंद्र कुशवाहा का अचानक नीतीश की विरासत पर दावा ठोकना महज संजोग नहीं है, या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़ी रणनीति विषाद की पहली चाल है? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात साफ है, नीतीश कुमार की विरासत की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और इस लड़ाई में जो आज दावेदार नजर आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि कल वही सबसे बड़े खिलाड़ी हों, क्योंकि बिहार की राजनीति में विरासत सिर्फ मिलती नहीं, विरासत के लिए लड़ना पड़ता है, और इस वक्त विषाद बिछ चुकी है। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।